दर्शकों नमस्कार। हम समय समय पर आपको बहुत सारी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय है, और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिसकी डिमांड आप बहुत दिनों से कर रहे थे, उनसे मुलाकात करने की, उनसे बात करने की और उनके बारे में जानने की। आपकी उत्सुकता को हम समझते हुए आपके सामने आज बातचीत करने जा रहे हैं। एक लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर जिनको फायर ब्रांड ऑफिसर भी कहा जाता है और सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, सोशल मीडिया के हीरो उनको कहा जाता है और बहुत सुरीली आवाज़ की धनी भी हैं। ऐसे दीपक रावत जी से हम लोग आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आइए दीपक रावत जी से बात करते हैं। दीपक रावत जी हमारे बीच हैं। आपका स्वागत है दीपक जी। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। दीपक जी, हमारे दर्शक बहुत आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, और क्योंकि आप बहुत लोकप्रिय हैं। आपका जो बोलने का ढंग है, जो आपकी शख्सियत है, लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो उस तरह से लोग बहुत आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं। सोशल मीडिया आपकी प्रशंसाओं से भरा पड़ा है। तो हम जानना चाहते हैं कि अपना जो आईएएस का सफ़र है, इसके शुरू होने से पहले जो सिर्फ दीपक का सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो गांव है रुद्रप्रयाग में है और मेरे पापा रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। मेरी मम्मी पौड़ी की रहने वाली हैं और पढ़ाई लिखाई के लिए जी वो लोग मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मसूरी आ गए थे और मसूरी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं 12वीं तक मसूरी में था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया और वहीं पे हंसराज कॉलेज से मैंने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में, और उसके बाद मैं जेएनयू में था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और एमफिल भी किया है। उसके बाद मैं लगभग 2 साल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, कस्टम्स एंड एक्साइज में। तदुपरांत मैंने दोबारा इस एग्ज़ाम को दिया और उसमें मेरा चयन आईएएस में हो गया और तब से मैं उत्तराखंड में हूँ। कैसे आपको इधर की तरफ, आईएएस की तरफ, जबकि आप जो आपका व्यक्तित्व है वो कलात्मक दृष्टिकोण वाला है, तो वहाँ से एक रूड सर्विस है। आईएएस जो है एक रूड सर्विस है जहाँ आदमी को रॉब में रहना होता है, तो उतना सौम्य व्यक्ति इस तरफ कैसे मुड़ गया? नहीं, आईएएस बिल्कुल रूट सर्विस नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आईएएस एक बहुत ही ग्राउंडेड सर्विस है और जो ग्राउंड रियलिटी के बहुत ज़्यादा पास भी है। और मैं समझता हूँ कि ये विशेष भी बनाता है आईएएस को कि आप सेवा करने के जितने तरीके हैं, मेरा किसी सर्विस से कोई बैर नहीं है और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन सेवा करने के जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं पब्लिक की, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आईएएस में क्योंकि मेरा पहले से ना तो मुझे आईएएस के बारे में कुछ पता था, ना फिर मेरा कोई रुझान था उससे। और आप जानते हैं कि ये छोटी जगहों पे विशेषकर जैसे मसूरी है, मसूरी में भले आईएएस की एकेडमी है, लेकिन सीधे तौर पे प्रशासन से वैसे वास्ता नहीं पड़ता। वैसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हो सकता है आपने कभी लेखपाल को देखा हो या अपने ग्राम विकास अधिकारी को देखा हो। हाँ, एसडीएम को देखा होता है कभी कभार, लेकिन आईएएस एकेडमी मसूरी में है। तो मुझे एक उत्सुकता एक रहती थी कि ये कुछ तो चीज़ है यहाँ पे जो होता है, जो कि एक चर्चित चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे इतना इल्म नहीं था कि ये क्या चीज़ होगी। और अच्छी बात ये हुई कि मेरे पड़ोसी उस दौरान जो हमारे डीजीपी अनिल तुड़ी जी हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं हाल ही में, वो वहाँ पे रहा करते थे और मुझे लोगों ने बताया था कि ये आईपीएस ऑफिसर हैं। और इनकी वाइफ जो हमारी राधा तुड़ी मैम हैं, अभी जो एसीएस मैडम हैं, वो भी वहाँ पे आती थी। तो मुझे बताया गया कि ये आईएएस हैं। तो मैं उत्सुकता में एक बार उनसे पूछने चला गया कि कैसे इसकी तैयारी होती है, क्या करना होता है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कोशिश करें कि आप दिल्ली चले जाएं। पढ़ाई लिखाई में ऐसा मेरा खास मन लगता नहीं था, और मन तो नहीं लगता था, नंबर और भी ज़्यादा ख़राब आते थे। तो मेरे पेरेंट्स का दूर दूर तक ये था कि क्या करेगा, इसको लेके बहुत बड़ा डाउट था। मतलब आईएएस तो खैर कोई भी नहीं सोचता था, मैं भी नहीं सोचता था। उनको लगता था कि ये कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। और आर्मी का ज़्यादा क्रेज़ है, आप जानती हैं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त जो क्लास 12 के बाद बहुत से लोग का एनडीए में चयन हो गया, बाकी का आगे जाके सीडीएस में चयन हो गया, सभी ने आर्मी ज्वाइन की, एयरफोर्स ज्वाइन की, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार नहीं था।
तो फिर जब मैं दिल्ली आया वहाँ पे दोस्ती हुई बहुत से मेरे बिहारी दोस्तों से, और वाकई फिर आईएएस में कैसे तैयारी करनी होती है, क्या करनी होती है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड्स फ्रॉम बिहार। तो सर इस सफ़र में आपको कहाँ कहाँ किस तरह की मुश्किलें पेश आई? एक बार जब मैं दिल्ली चला गया, मैं हंसराज कॉलेज में था, तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, क्लासेस होती थी, बहुत अच्छे टीचर्स थे। साइंस मुझे 12th में पढ़नी पड़ी थी क्योंकि वहाँ पे विकल्प नहीं था कि आप आर्ट्स पढ़ सकें जी। हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो मैंने अपनी इच्छा से पढ़ी, अपनी मर्जी से पढ़ी, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता था पढ़ते, बहुत लाइट महसूस होता था और ये लगता ही नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो कॉलेज के दिन तो बहुत आराम से गुजरे। मैं जब जेएनयू में आ गया और मास्टर्स के मैं फाइनल ईयर में था, तब मुझे लगा कि करियर तो आपका कहीं जा नहीं रहा है, तो इस विषय में कुछ सोचा जाए। और मैंने इनफैक्ट एमए जब मैं फाइनल में था तभी थोड़ा बहुत तैयारी करनी इसकी शुरू की, और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया, पता नहीं कैसे क्लियर भी हो गया। और उसके बाद फिर जब मेंस देना था, मेंस मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में भी मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया था। और इनफैक्ट तब मुझे लगा कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, शायद इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और मैं ना वो मेहनत करता हूँ, और जो लोग शायद इसको क्लियर करते होंगे वो थोड़ा सुपर टैलेंटेड लोग होते होंगे। तो ये समझा जाए कि जो दीपक रावत अपने स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई के लिए लापरवाही दिखाते थे, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत योग्य और बहुत जिम्मेदार हो गए। अब मैं ये नहीं कह सकता मैम, अब जो लापरवाही की बात है, मुझे कभी ना कभी हमेशा, बल्कि कभी ना कभी हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व था। मेरा उतना मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। एक तो वैसे ही मेरी जो, जिसको कहते हैं ना कि अटेंशन की कैपेसिटी, आप कितनी देर तक किसी एक काम को अटेंशन दे सकते हैं, अटेंशन स्पैन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा कम था। वो थोड़ा सा कम नहीं, वो ठीक ठाक कम था। तो मेरे लिए पहला चैलेंज तो यही था कि एक जगह पे बैठना कैसे है। मैं छोटी छोटी बात पे उठ जाया करता था, तो थोड़ा मेहनत मुझे करनी पड़ी इस बात को लेके कि मैं देर तक बैठूं। लेकिन जब मैं देर तक भी बैठा, इनफैक्ट जब मैं सिविल्स की तैयारी भी करता था, तो मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, और सिंपली इसलिए कि जब मुझे पता चल गया कि मेरी कैपेसिटी नहीं है जी। तो क्यों ना मैं वही करूं जो मैं कर सकता हूं। तो अभी आप अपने गांव से जुड़े हुए हैं या नहीं? गांव से अब इतना ज़्यादा जुड़ाव उस तौर पे नहीं है कि मैं हर 6 महीने में जा पाता हूं, लेकिन पूजा हो, कोई शादी हो, सुख दुख में प्रयास करता हूं कि जा सकूं। यद्यपि मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं और ज़्यादा समय गांव में बिताऊं। गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि आप अगर 1 महीने का ट्रैक करते हैं पहाड़ों में तो आपको लीव भी मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं इस बार अवेल करूँ और गांव में ही नहीं बल्कि पहाड़ में घूमूं। तो इस सफ़र में आपकी फैमिली, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और दूसरा ये कि सफ़र में फैमिली का कितना सहयोग रहा? पापा हैं, मम्मी हैं, 3 मेरी बहनें हैं और 1 भाई है। पापा मम्मी का तो खैर बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, बल्कि जिनके बारे में उन्हें बहुत डाउट था कि लड़का कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, उस पर उन्होंने फेथ किया और पढ़ने के लिए दिल्ली तो खैर भेजा ही। फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगातार ही किया, बल्कि एक स्टेज तो ये आ गई थी कि जब मैं जेएनयू में था मास्टर्स में, तो मेरे पापा ने कहा कि आप काफ़ी अब बड़े हो गए और मुझे लगता है कि अब और फाइनेंशियल सपोर्ट करना अब थोड़ा मुश्किल होगा, आप खुद भी इस बारे में सोचिए। और इत्तेफाक से उसके 1-2 महीने के बाद मेरा जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और जेआरएफ में उस वक्त जो ग्रांट मिला करती थी, इट वाज अ हैंडसम अमाउंट। रिसर्च के साथ साथ वो आपको अगर और किताबें कुछ खरीदनी हो या और कुछ करना, उसके लिए बहुत पर्याप्त धनराशि हुआ करती थी, शायद आजकल और भी अच्छी है। तो पेरेंट्स का तो योगदान 100% रहा है। सिस्टर्स का, मेरी बहनें सब मुझसे छोटी हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में, लगातार मुझे प्रोत्साहित करती थी, विशेषकर जब शुरू के 1-2 अटेम्प्ट्स में मेरा क्लियरेंस नहीं हुआ था इसमें यूपीएससी में, और मुझे लगता था कि शायद मुझे किसी और लाइन में, इनफैक्ट मुझे आपकी लाइन बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी शुरू से, मैं वहाँ भी जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार और प्रयास करें। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। मेरे टीचर्स में बहुत योगदान रहा है मेरा, हंसराज कॉलेज के, जेएनयू के हंसराज में विशेषकर मिस्टर अमर फारूकी हमें पढ़ाते थे सोशल फॉर्मेशंस, वो बहुत अच्छे टीचर थे। कुमकुम रॉय मुझे जेएनयू में पढ़ाती थी, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। सर, फादर क्या करते हैं और बाकी परिवार के लोग वो क्या करते हैं? मेरे फादर अब तो रिटायर हो गए, लेकिन वो मसूरी नगर पालिका में काम करते थे।
मदर मेरी हाउसवाइफ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा काम कोई इस देश में करता है तो वो हाउसवाइफ ही करती हैं, भले ही उनकी लेबर रिकग्नाइज नहीं होती हो, लेकिन मैक्सिमम काम वही करती हैं। आपके बारे में ये भी लोगों की जानने की बहुत बड़ी इच्छा है कि आपके शौक क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक तो मुझे मैम ट्रैक करने का शौक़ है और मुझे कुछ समय नितांत अकेले में अपने साथ बिताने का बहुत शौक़ है। और भले ही मैं क्राउड्स में रहता हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक प्राइवेट टाइम जिसमें सिर्फ मैं या फिर किताबें या फिर मैं अकेला ही हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं गुनगुना लेता हूँ, वो उसको आप शौक़ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे खुद एहसास नहीं होता है कि मैं गाना गा रहा हूँ, मैं अचानक ही गा लेता हूँ। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि गाना गाना भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, तो उसको आप मेडिटेशन मान लीजिए। तो आपका जो ये शौक़ है गाने का, इसके लोग दीवाने हैं, क्योंकि आपको कई जगह लोगों ने सुना है। तो क्या आज हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा गुनगुनाएंगे कुछ? आप बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, कुछ भी। हल्द्वानी में एक लड़का है और उस लड़के ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो हमारी फोक सॉन्ग्स हैं, कुमाऊनी के, हर गढ़वाली के हैं, उनको अपनी आवाज़ में गाया है, उनको थोड़ा सा और कैची और क्या कह सकते हैं कि यंगस्टर्स में और पॉपुलर करने के लिए अपने तरीके से गाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फोक रिवाइवल का ये एक बहुत अच्छा एक ये तरीका है। तो उनका गाया हुआ एक गाना जो कि वैसे तो पुराना गाना है, लेकिन उन्होंने गाया था, ये मैं आपको सुनाऊंगा। और मैं सबसे पहले जब डीएम बना तो बागेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ का डीएम बना था और उसमें 2 गांव हैं, उन गाँव का नाम है छाना और बिलौरी। अच्छा। और छाना बिलौरी पे तो ये गाना है ही, और एक डॉटर का जो प्यार होता है अपने फादर के लिए, अब क्योंकि मेरी डॉटर, मैं समझ सकता हूँ उन फीलिंग्स को कि कितना स्पेशल बॉन्ड होता है फादर और डॉटर का, उस पे ये गाना है। उस पे मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी के घामा। दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस कदर आपकी आवाज़ के दीवाने हैं और डिमांड करते हैं, तो आज वो बात साबित हुई। आपने बहुत खूबसूरत गीत गुनगुनाया। जो गढ़वाल की परंपरा है उसमें कितना विश्वास रखते हैं? गढ़वाल है, कुमाऊनी है, आप उत्तराखंड से हैं, उनकी रीति रिवाजों में, उनकी यहाँ की संस्कृति में कितना विश्वास रखते हैं और किस तरह से मैं बहुत पूरा विश्वास रखता हूँ मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका हिस्सा बनना जब भी मौका मिले, चाहे हमारे पारंपरिक गाने हों, चाहे हमारे जागर हों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि कल्चर उत्तराखंड का, आप उत्तराखंड जानती भी हैं कि यहाँ पे जो पिलग्रमेज का नेटवर्क रहा है, चाहे 4 धाम हो, चाहे हमारे अन्य मंदिर हों, यहाँ पे इनफैक्ट जो पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन भी है, इसको जो बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इसको बताएंगे इस बात को कि आई थिंक देश के हर कोने से कभी ना कभी लोग यहाँ पे आए, वो शायद पिलग्रिम के तौर पे ही आए होंगे और भी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस रहे होंगे। आई थिंक यही वजह है कि कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, चाहे वो हमारे म्यूज़िक का कल्चर हो, चाहे वो यहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट का कल्चर हो, बहुत रिच है। और मैं जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि इससे रूबरू हूँ, इसके बारे में जान सकूँ और जहाँ तक हो सके इसको प्रमोट भी करूँ। अभी आपने बताया कि बेटी है आपके पास, तो उन बच्चों के साथ और परिवार के साथ किस तरह सामंजस्य आपका रहता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर कुंभ मेला की है, दिन रात आपको लगना पड़ रहा है उसमें। जैसे मेरा बेटा छोटा है, अभी 3 साल का है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस जाता हूँ कोई वीसी अटेंड करने के लिए, और मैं हो सकता है बहुत छोटे टाइम के लिए
लंच के लिए घर पर आया हूँ या किसी और से काम से आया हूँ, तो मुझसे पूछता है कि पापू, जब मैं दोबारा जाता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ऑफिस। कहता है दोबारा ऑफिस जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कभी कभी शायद इतना समय नहीं मिल पाता है, कुछ पब्लिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक से मिलना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बीच में कुछ छुट्टियां लेकर कंप्लीटली समय फैमिली को दे सकूं, बच्चों को दे सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उसको आप अपने अनुभवों से किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह का पीयर प्रेशर, किसी तरह का सोशल प्रेशर, किसी तरह का पेरेंटल प्रेशर, इसको ध्यान में रखते हुए या इससे प्रेशराइज होते हुए एटलीस्ट अपने करियर रिलेटेड निर्णय बिल्कुल ना लें। अब ये वो समय नहीं रहा कि जहाँ पे आप एक कुछ ढर्रों में बंधे हुए हैं जिसमें उसी में चलना है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैम बढ़ गई हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ को आईटी ने और ज़्यादा बढ़ा दिया है, सोशल मीडिया ने भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जो भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी है या आपके अंदर का जो बच्चा है वो जो कहता है उसको ज़रूर करें, और अगर आप चीज़ कोई दिल से चाह लें तो यूनिवर्स कोशिश करता है कि वो चीज़ आपको मिले और आपको मिलेगी भी। जो इस समय ये जो समय चल रहा है, सोशल मीडिया, बहुत बड़ी भूमिका है सोशल मीडिया की। आप किस तरह से देखते हैं सोशल मीडिया? मैं इसी तरह से देखता हूँ मैम कि ये एक गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा टूल साबित हो सकता है, अच्छा हो भी रहा है। और दूसरा इसमें ये भी है कि एक तरह का मैं इसको एक पब्लिक ऑडिट भी मानता हूँ। अगर कोई सरकारी काम हो रहा है, उस पर कोई टिप्पणियाँ आ रही हैं या उसमें कोई कमी है, पब्लिक उसकी स्क्रूटनी कर रही है, इसको हमें पॉजिटिवली उस सेंस से लेना चाहिए। और जहाँ तक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मैंने महसूस किया है, विशेषकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में, जो हमारी रूमर मॉन्गरिंग होती है मैम, जो अफवाहों का दौर फैलता है, जो जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, वो न्यूज़ तेज़ी से फैलती है, तो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चैलेंजिंग भी होती है, लेकिन समाज के लिए भी घातक है। तो इसके यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली इसको यूज़ करें, गुड गवर्नेंस के लिए यूज़ करें। आप, मैं तो ये भी कहूँगा कि वॉलंटरली जितने आपके डेवलपमेंट वर्क्स हैं अगर इसमें डाल सकते हैं तो इसमें पब्लिक स्क्रूटनी और बढ़ती है, जो कि डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से मददगार है। एक बात, बहुत निजी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप आईएएस ऑफिसर ना होते तो क्या होते? मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने बैचलर्स का अपना एग्ज़ाम दिया था फाइनल ईयर, तो उसके बाद मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स और दिए थे। एक तो जेएनयू का एंट्रेंस दिया था जी, एक मैंने जो हमारा कैंपस लॉ सेंटर है दिल्ली का, उसका एंट्रेंस होता है एलएलबी का, वो दिया था, और एक डीयू का जो अपना एग्ज़ाम होता है मास्टर्स का, उसमें तो खैर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाता है। ये 3 विकल्प मेरे सामने थे। और तब मुझे लोगों ने कहा कि आप क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं तो जेएनयू जाऊंगा। जेएनयू का अपना चार्म, अट्रैक्शन तो था ही। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जेएनयू जाएंगे, वहाँ तो आप रिसर्च होती है, आप तो रिसर्चर ही बन के रह जाएंगे, आपको तो यूपीएससी करना है और आईएएस का एग्ज़ाम देना, आप नहीं दे पाएंगे। तो फिर भी खैर मैं वहाँ चला गया, और जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो दो अटेम्प्ट्स में तो मुझे लगता था कि यार मैंने शायद गलत डिसीजन लिया और मुझे एलएलबी करना चाहिए था, और मैं रिग्रेट भी करता था। लेकिन क्योंकि मैं डिसीजन ले चुका था इसलिए वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मुझे एक मीडिया का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, विशेषकर एंकरिंग का मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, और वो अभी भी है। और लॉ का फील्ड भी मुझे अट्रैक्ट करता था, लेकिन फिर इस ओर में नहीं गया। लेकिन अब जब मैं इसको और सोचूं कि आज की तारीख में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर ये तब होती तो मैं ज़रूर, मुझे लगता है कि मैं ट्रैवल राइटर बनना ज़रूर पसंद करता। बहुत 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 खूबसूरत। आईएएस ऑफिसर दीपक रावत से मैं एक हिंदी गाना सुनना चाहूँगी। किशोर कुमार साहब जो गाने गाते हैं, जॉली गाने भी गाते हैं, रोमांटिक गाने भी गाते हैं, लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे होते हैं जो फिलोसॉफिकल होते हैं, जी जी, या किसी आइडियल की ओर पहुंचना चाहते हैं। उनका एक गाना मैं आपके लिए गुनगुनाऊंगा। इट्स अ वेरी कॉमन सॉन्ग, सभी लोग गाते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं आपके लिए गाऊंगा ऐसे, किशोर कुमार साहब का। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे
मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। इस सुरीली आवाज़ पर कौन फिदा नहीं होगा रावत साहब। इसीलिए जो आपके दर्शक हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, वो बार बार आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारी चीज़ें हम आपके बारे में जान पाए और अपने दर्शकों को बता पाए। रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपकी डिमांड पर, आपकी फरमाइश पर आज हमने दीपक रावत जी से बहुत महत्वपूर्ण बातें की, बहुत बारीकी से उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके शौक़ के बारे में और उनके जो संघर्षपूर्ण सफ़र रहा, जीवन का सफ़र रहा, दीपक रावत से आईएएस ऑफिसर दीपक रावत बनने तक, उसके बारे में हमने जाना। हम सोचते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका आभार, धन्यवाद।